सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, नेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। और ये जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, ये चैप्टर 4 के अंदर हमको यूज होंगे जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे। तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ना, जिससे कि आपका चैप्टर 4 के अंदर भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है, और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहां पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो टॉपिक 1 इस चैप्टर का हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखो, हम गुड्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले या तो गुड्स फिनिश्ड होगा, या तो फिनिश्ड गुड होगा, या फिर इंटरमीडिएट गुड होगा। या तो गुड फिनिश होगा, या फिर इंटरमीडिएट होगा, या फिर जो हमारा गुड है वो या तो कैपिटल होगा, और या फिर कंजम्पशन गुड होगा। सबसे पहले जो हमारा गुड है वो क्या होगा, या तो फिनिश होगा, या फिर इंटरमीडिएट होगा, या फिर कैपिटल होगा, या फिर कंजम्पशन होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुड फिनिश होता है या इंटरमीडिएट होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि गुड कैपिटल होता है या फिर कंजम्पशन गुड होता है। तो सबसे पहला मतलब हम देखते हैं कि फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या होता है। फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है वो गुड जिनके ऊपर काम फिनिश हो चुका है, जो गुड रेडी है यूज करने के लिए। जैसे आपका मोबाइल क्या है, रेडी है यूज करने के लिए। ये एसी क्या है, एसी रेडी है यूज करने के लिए। ये वाला पेन, ये टैबलेट क्या है, रेडी है यूज करने के लिए। तो ये सब क्या होते हैं, फिनिश्ड गुड होते हैं। वो वाले गुड्स जो कि रेडी होते हैं टू यूज, वो गुड्स जो कि रेडी होते हैं टू यूज, उनको हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड बोलते हैं। वो गुड्स जो कि रेडी नहीं होते यूज करने के लिए, वो गुड्स जिनके ऊपर काम होना अभी बाकी है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। नॉट रेडी टू यूज। अगर हम इनका एग्जांपल देखें, फिनिश गुड क्या हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टीवी हो गया, ये सारे क्या है, फिनिश गुड्स है। अगर हम नोट फिनिश गुड देखें, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स देखें, तो जैसे रॉ मटेरियल हो गया। अगर मेरे को एक बॉटल बनानी है तो उसके लिए प्लास्टिक हो गई, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर मेरे को कुछ और चीज़ें बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स होती है। फिनिश गुड वो जो कि रेडी टू यूज है, इंटरमीडिएट गुड्स वो जिनके ऊपर अभी काम होना बाकी है, अभी वो रेडी टू यूज नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। देख लेते हैं फिनिश और कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन। फिनिश्ड गुड वो होते हैं जो कि क्रॉस कर चुके होते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और जो कि रेडी होते हैं यूज करने के लिए। फिनिश्ड गुड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फाइनल कंजम्पशन, एक फाइनल प्रोड्यूसर।
फाइनल कंजम्पशन जैसे हम हमारे जैसी आम पब्लिक जो होती है वो क्या करती है, फाइनली कंज्यूम करती है किसी भी गुड्स को। लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो कंपनीज होती है, वो क्या करती है, एक गुड को खरीदती है, उस गुड की हेल्प से दूसरा गुड बनाती है। जैसे सपोज मेरा ये टैबलेट है, ठीक है, इसको मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ। किसके लिए यूज कर रहा हूँ? बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ। बिजनेस से मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा गुड बना रहा हूँ। तो इस बिजनेस से, इस टैबलेट को जिस बिजनेस के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, एज अ क्या कर रहा हूँ, एज अ प्रोड्यूसर यूज कर रहा हूँ। तो वो क्या हो गया, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हम इसको बोलेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूं, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए मैंने इसको खरीदा है, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया, कंजम्पशन गुड हो गया। यानी कि अगर हमारी आम पब्लिक किसी भी फिनिश्ड गुड को यूज करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर उस सेम गुड को कोई भी प्रोड्यूसर यूज करेगा जिससे कि वो उसकी हेल्प से कोई और गुड बना सके, उसकी हेल्प से कोई और सर्विस प्रोवाइड कर सके, उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड जिनके ऊपर काम खत्म हो चुका है, जो कि रेडी है यूज करने के लिए। और इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर यानी कि फाइनली कंज्यूम कर लो, प्रोड्यूसर यानी कि उस गुड की हेल्प से दूसरा गुड बना लो। इसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो गुड जिनके ऊपर काम खत्म नहीं हुआ, नॉट क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी की अभी प्रोडक्शन खत्म नहीं हुई है, वैल्यू स्टिल एडेड, उनके अंदर अभी और वैल्यू ऐड की जाएगी, उनके ऊपर अभी और काम किया जाएगा जिससे कि हम उन्हें क्या कर सके, रेडी फॉर यूज कर सके। अभी ये क्या है, नॉट रेडी फॉर यूज है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड अल्टीमेटली बिकम अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड। भाई देखो, जो आपका इंटरमीडिएट गुड है उसको प्रोसेस करके 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 हमने क्या बनाया, फाइनल गुड बनाया। जो हमारे इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू है वो एट द एंड किसके अंदर ऐड हो जाएगी, जो हमारा फाइनल गुड है। जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो जो फाइनल गुड्स के अंदर क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है इन द एंड। ठीक है, अभी हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि फिनिश गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि कैपिटल गुड्स क्या होता है और कंजम्पशन गुड क्या होता है। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनको कि प्रोड्यूसर यूज करते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जिनको कि प्रोड्यूसर यूज करते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि वो लोग जो कि उस गुड की हेल्प से कोई और गुड बनाने वाले हैं। जैसे सपोज मैंने एक प्रोसेसर ले लिया, एक डिस्प्ले ले ली, एक कैमरा ले लिया, एक बैटरी ले ली, एक बॉडी ले ली, थोड़ी सी प्लास्टिक यानी कि एक बॉडी ले ली, उससे मैंने क्या बनाया, एक फ़ोन बनाया। तो फ़ोन क्या हो गया, फ़ोन तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी मेरी कैपिटल गुड्स हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से मैंने क्या किया, इसकी हेल्प से एक नया गुड बनाया। तो अगर कोई भी प्रोड्यूसर उस गुड को यूज़ कर रहा है तो वो किसको यूज़ करेगा, वो हमेशा कैपिटल गुड को यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड की हेल्प से वो कोई और प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग पर्सनल यूज़ के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड बोलते हैं। कंजम्पशन गुड कौन से होते हैं, वो वाले गुड्स जिनको कि आम पब्लिक यूज कर रही है फाइनली कंज्यूम करने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मिल्क है, ठीक है। अभी मिल्क जो है वो दो लोग यूज कर सकते हैं, एक तो प्रोड्यूसर और एक पब्लिक। अब सपोज पब्लिक ने इसको यूज कर लिया, यानी कि आपने दूध लिया और दूध उठा के पी लिया, तो आपने क्या कर लिया, इसको फाइनली कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे हमारा मिल्क क्या हो गया, यहाँ पे मिल्क हमारा कंजम्पशन गुड हो गया। कौन सा गुड हो गया, कंजम्पशन गुड हो गया। लेकिन जो हमारा प्रोड्यूसर है, जैसे कि चाय बनाने वाला है, उसने क्या किया, मिल्क खरीदा, उस मिल्क से चाय बनाई, तो उसने क्या किया, एज अ प्रोड्यूसर काम किया। तो उसके लिए मिल्क क्या हो गया, उसके लिए मिल्क कैपिटल गुड्स हो गया। तो इस तरीके से हम एक प्रोडक्ट को दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी मिल्क क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा, कभी कभी मिल्क क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स हो जाएगा, और कभी कभी मिल्क क्या हो गया जाएगा, आप पब्लिक जब उसको यूज करेगी जब हो जाएगा कंजम्पशन गुड्स। तो इन दोनों की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, यानी कि ह्यूमंस अगर उनको डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन गुड बोलेंगे। और कैपिटल गुड्स किसको बोलेंगे, जब उन गुड्स से हम कोई नया गुड बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। अब ये जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, ये चार टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले ड्यूरेबल कंज्यूप्शन, उसके बाद सेमी ड्यूरेबल, उसके बाद नॉन ड्यूरेबल, उसके बाद सर्विस। सबसे पहले देखते हैं ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको कि हम बहुत सालों तक यूज कर सकते हैं, सेवरल ईयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल कौन सा होता है, जिनको कि हम क्या करेंगे,
1 साल या फिर 1 साल से थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। इसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वो ऐसे गुड्स होते हैं जिनको कि हम सिर्फ 1 बार 2 बार यूज़ कर पाएंगे, हार्डली सिंगल टाइम या फिर 1-2 बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और सर्विस क्या होती है, सर्विस गुड की फॉर्म में नहीं होती, सर्विस ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब भी हमें सर्विस लेनी होती है हमें सर्विस खरीदनी पड़ती है। जैसे सपोज डॉक्टर ने आपका इलाज किया, डॉक्टर ने क्या दी, डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज आपको दी। अब अगली बार आपको सर्विसेज चाहिएगी तो आप पिछली वाली सर्विस से काम चलाओगे, लोगे नहीं चला पाओगे, आप दोबारा से डॉक्टर के पास जाओगे, दोबारा से वो वाली सर्विस लोगे। तो सर्विस क्या होती है, डॉक्टर से अब अगर हमें कोई भी सर्विस लेनी है तो उसे हमें बार बार लेना पड़ता है। और सर्विस दिखाई देती है, डॉक्टर ने आपको जो सर्विस दी वो दिखाई दी, नहीं दिखाई दी, तो क्या होता है, सर्विस क्या नहीं होती, दिखाई नहीं देती, सर्विस दिखाई नहीं देती और उसे हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे दोबारा लेना पड़ता है। यानी कि नॉन मटेरियल होती है और डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन नीड्स को, और सर्विस को हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा लेना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन 1 देखते हैं इसी टॉपिक का। सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन हमको लिखनी है, तो इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, वो हम लिख देंगे। उसके बाद व्हाट आर कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन लिख देंगे। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंजम्पशन गुड्स, हम पहले कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कंजम्पशन गुड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बोलेंगे कि कैपिटल गुड्स इसीलिए डिफरेंट होता है कंजम्पशन गुड्स से क्योंकि कैपिटल गुड्स को क्या करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है, और कंजम्पशन गुड्स को क्या करता है, हमारी आम पब्लिक यूज करती है। विच अमंग द फॉलोइंग आर कैपिटल गुड्स एंड विच आर कंजम्पशन गुड्स, सबसे पहले हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कैपिटल गुड्स है और इनमें से कौन सा कंजम्पशन गुड है। कैपिटल गुड्स को कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर, और कंजम्पशन गुड्स को कौन करेगा, आम पब्लिक यूज करेगी। इसका मतलब एक कार एज अ टैक्सी चल रही है, टैक्सी यानी कि फर्दर सर्विस देने के लिए चल रही है। भाई जो हमारी कार है उसको मैं 2 तरीके से यूज कर सकता हूँ। कैसे, सपोज मैंने एक कार खरीदी, ठीक है, एक तो मैं उसे पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता हूँ, या फिर एक मैं उसे अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ टैक्सी उसको हम यूज कर रहे हैं, यानी कि उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम उस कार को बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल गुड हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर इन आ होटल, होटल क्या है, एक बिजनेस है। अब अगर हम रेफ्रिजरेटर, अपना फ्रिज क्या कर रहे हैं, होटल में यूज कर रहे हैं, तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं ना, तो ये भी क्या हो गया, कैपिटल गुड हो गया। इसके बाद एयर कंडीशनर इन हाउस, जैसे मेरे घर में एसी लगा हुआ है, तो एसी मैं क्या कर रहा हूँ, एसी अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं उससे फर्दर गुड्स बना रहा हूँ, नहीं बना रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए उसको यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कंजम्पशन गुड्स। इसके बाद क्वेश्चन 4 आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जिनको क्या फाइनली कंज्यूम करते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी हेल्प से हम कोई और गुड बनाते हैं। मिल्क परचेज बाय अ टी स्टॉल, यानी कि मिल्क क्या है, एक टी स्टॉल वाले ने परचेज किया, ठीक है, अभी मिल्क से वो क्या बनाएगा, चाय बनाएगा, तो उसने फाइनली कंज्यूम कर लिया, नहीं करा, जब वो चाय कंज्यूम करेगा कोई कस्टमर आके, तब वो फाइनल कंज्यूम होगी, यानी कि मिल्क की हेल्प से उसने क्या बनाई, टी बनाई, इसका मतलब मिल्क उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इसके बाद बस परचेज बाय अ स्कूल, एक स्कूल ने क्या किया, बस को परचेज किया। अब स्कूल बस को परचेज करके क्या करेगा, पर्सनल सर्विसेज थोड़ा ना लेगा, जो बच्चे हैं, जो उसके बिजनेस का पार्ट है, उसको क्या देगा, वो सर्विसेज देगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बस क्या हो जाती है, एक इंटरमीडिएट गुड्स हो जाती है, किसके लिए, स्कूल के लिए। जूस परचेज बाय स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, अब एक स्टूडेंट ने स्कूल कैंटीन से जूस परचेज किया, तो वो जूस से और सर्विसेज देगा किसी और को, नहीं, वो तो क्या कर लेगा, उसे खुद से कंज्यूम कर लेगा, यानी कि वो क्या हो जाता है, हमारा फाइनल गुड्स हो जाते हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन गुड्स इनटू फाइनल और इंटरमीडिएट। इसके अंदर सबसे पहले हम फाइनल गुड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उनका एक एक एग्जांपल लिख लेंगे, जो जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल उनके डिस्कस किए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर डिफरेंस बताना है। उसके बाद कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के अंदर डिफरेंस बताना है। हमें ना डिफरेंस में कुछ ज़्यादा नहीं करना, डिफरेंस के अंदर हमें क्या करना है, अलग अलग क्वेश्चंस का, अलग अलग जिन भी चीज़ का डिफरेंट बताना है, उनकी डेफिनेशन सिर्फ हमको लिखनी है, उससे ज़्यादा एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, कैन मिल्क
बी एन इंटरमीडिएट गुड, गिव रीजन विद योर आंसर। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फाइनल गुड्स की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर इन्होंने पूछा है कि मिल्क जो है वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। अगर मिल्क को मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर लूँ तो वो क्या हो गया, एक फाइनल गुड हो गया। और अगर मिल्क से मैं चाय बना के चाय बेचने लगूँ तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो मिल्क दोनों हो सकता है, ये चीज़ें हमें इन क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी कि अगर मिल्क इंटरमीडिएट गुड होगा तो एक जैसे चाय वाला उसको यूज़ करता है वो इंटरमीडिएट गुड्स की तरह करता है। अगर मैं मिल्क को खुद से कंज्यूम करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। और इसके साथ हमें उसका एक एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर फाइनल गुड्स, इसमें से कौन सा फाइनल गुड्स है और कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है, ये हमको बताना है। एप्पल परचेज बाय अ जूस फैक्ट्री, एप्पल परचेज किसने किया है, जूस फैक्ट्री ने। एप्पल का वो क्या बनाने वाली है, जूस बनाने वाली है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। बस परचेज बाय अ टूर एंड ट्रैवल कंपनी, एक बस को परचेज किया है किसने, टूर एंड ट्रैवल कंपनी ने। लेकिन क्या बस की मैं पर्सनल सर्विसेज ले सकता हूं, अगर मैं बस को यूज करूं तो मैं उसे अपने पर्सनल सर्विसेज के लिए चला सकता हूं, पर्सनल यूज के लिए चला सकता हूं, बिल्कुल चला सकता हूं। तो ये क्या हो गया, ये एक फाइनल गुड हो गया। अब ऐसा नहीं है कि बस को परचेज किया है और उसको उससे हम कोई और सर्विस दे रहे हैं तो वो फाइनल गुड नहीं हो सकता। भाई हमने देखो क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा था, फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक कंजम्पशन यानी कि जो कंज्यूमर है वो यूज कर सकता है, एक प्रोड्यूसर यूज कर सकता है। तो फाइनल गुड्स जो ये बस है ये यहाँ पे क्या हो जाती है, ये फाइनल गुड्स ये क्या हो जाती है यहाँ पे, ये एक फाइनल गुड हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसको एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, भाई बस को तो आगे सर्विस देने के लिए यूज हो रही है, इसका मतलब बस को हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो ये फाइनल गुड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्यों, बस को आप खरीद के आप भी तो यूज कर सकते हो ना। तो बस क्या हो गई, ये फाइनल गुड हो गई। किसके लिए, इनके लिए, ये भी जो भी टूर एंड ट्रैवल कंपनी है इसके लिए क्या हो गई, एक फाइनल गुड हो गई। ये इसे बिजनेस में यूज कर रहा है, पक्का कर रहा है। लेकिन अगर मैं बस को खरीदता हूं तो मैं अपनी सर्विसेज के लिए भी तो यूज कर सकता हूं। अगर ये खुद बस को खरीदते हैं अपने लिए तो अपनी पर्सनल सर्विसेज के लिए भी तो यूज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो बस क्या हो सकती है, एक फाइनल गुड हो सकती है प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। ऐसा नहीं है बस को सर्विस देने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गई। पोटैटो परचेज बाय अ रेस्टोरेंट फ्रॉम द मार्केट, अब देखो आप कच्चे पोटैटो को यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। और इसको हम क्यों कर रहे हैं, मार्केट में सेल करने के लिए। क्लॉथ परचेज बाय अ हाउस होल्ड टू मेक अ कर्टन, एक हाउस होल्ड ने क्लॉथ को परचेज किया कर्टन के लिए। अब वो कर्टन को फ्यूचर में बेचने वाले हैं नहीं, इसका मतलब उन्होंने क्या कर लिया, फाइनली कंज्यूम कर लिया क्लॉथ को, ये क्या हो गया, फाइनल गुड। पेंसिल परचेज बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने क्या किया, पेंसिल को परचेज किया, अब वो उसको फर्दर बेचेगा नहीं बेचेगा तो ये क्या हो गई, फाइनल गुड हो गया। दाल परचेज बाय अ हाउसवाइफ टू कुक फॉर लंच, हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ ने दाल परचेज की, अब उसे क्या बनाना है, लंच बनाना है। क्या वो उसको बाद में सेल करने वाली है, सेल नहीं करने वाली, तो ये क्या हो गया, एक फिनिश गुड हो गया। इसके बाद टॉपिक 2 हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो जो हमारी गुड्स और सर्विसेज होती है ना उनको दो तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे, सबसे पहले मैं उनको यूज कर सकता हूँ अपनी पर्सनल सर्विसेज के लिए, कैसे, पर्सनल सर्विस के लिए। और दूसरी तरीके से मैं उनको कैसे यूज कर सकता हूँ, से जो गुड्स और सर्विस को मैंने खरीदा है उनसे कोई और गुड्स और सर्विस को बना के उन्हें फ्यूचर में बेच सकता हूँ। जो गुड्स और सर्विस को मैंने खरीदा है या तो उसे मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता हूँ या फिर उनसे कोई और गुड और सर्विस बना के उसको क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। तो एक तो मैं अपने पर्सनली यूज कर सकता हूँ और एक मैं उसे अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूँ। अगर मैं उसको पर्सनली यूज करता हूँ, इंडिया के अंदर जितने भी लोग गुड्स और सर्विस को पर्सनली यूज करते हैं अगर उन सबको हम क्या करते, ऐड करते, तो हमारा क्या बन जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंडिया के अंदर जितने भी लोग जितनी भी गुड्स और सर्विस को फाइनली अपने लिए पर्सनली यूज कर रहे हैं अगर उन सबको हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इसका मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, जितने भी इकोनॉमी के अंदर लोग हैं अगर उन सबके कंजम्पशन को जो इन भी गुड्स को उन्होंने क्या किया है, पर्सनली यूज किया है, उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ऐसे ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको हमें प्लस करना है, जिनके एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर को, जिनके कंजम्पशन को हमें क्या करना है, प्लस करना है। सबसे पहले हाउस होल्ड यानी कि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जितनी भी पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, उसको। उसके बाद गवर्नमेंट भी क्या करती है, बहुत सारे गुड्स को पर्सनली यूज़ करती है। जैसे रोड बनाती है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने लिए गुड्स को यूज़ किया। जैसे आप पार्क्स बनवाती है या फिर ब्रिजेस वगैरह बनवाती है, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है वो भी क्या करती है, पर्सनली यूज़ करती है गुड्स और सर्विस को। उसके बाद नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं, वो क्या देते हैं, फ्री में सर्विसेज देते हैं, तो वे भी क्या करते हैं, गुड्स को कंज्यूम करते हैं। टॉपिक 3 हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक मशीन थी, मशीन 1 मैं इसको बोलता हूँ, मेरे पास ये ₹1,00,000 की मशीन थी, ठीक है। अभी मैंने एक और मशीन खरीद ली, मशीन 2, ये मशीन थी 50,000 की। तो मेरे पास टोटल कितने की मशीन्स हो गई, अभी 1,50,000 की मेरे पास क्या हो गई, मशीन हो गई, ठीक है। अभी ये जो मशीन मैंने ऐड की है, ये क्या हुआ है, एडिशन हुआ है मेरे फिक्स्ड कैपिटल में। ये मशीन्स क्या होती है, मशीन एक फिक्स्ड कैपिटल होती है, तो ये क्या हुआ है, एडिशन हुआ है मेरे फिक्स्ड कैपिटल में। और जितना भी एडिशन होता है मेरे फिक्स्ड कैपिटल में, उसको मैं क्या बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट बोलता हूं। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि आपके पास ना ईयर स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को 1,00,000 का स्टॉक था, क्या था, 1,00,000 का स्टॉक था, ठीक है। अभी आपसे बोलता है 31 अप्रैल को, अप्रैल 30 ही होता है, 30 अप्रैल को आपके पास 1,20,000 का क्या है, स्टॉक है। स्टॉक क्या है, हमारी एक इन्वेस्टमेंट है। अभी अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये जो 1,00,000 है और 1,20,000 है, 1,00,000 क्या था, स्टार्टिंग में था, 1,20,000 क्या है, एंड में है। तो इसमें मैंने एडिशन कितना किया, एडिशन किया प्लस 20,000। और ये जो एडिशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जितना भी हम फिक्स एसेट में एडिशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब देख लेते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब बच्चे सोचते हैं कि यार हम किसी भी चीज़ में एडिशन कर देंगे वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने मोबाइल में एडिशन किया वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, आपने पेन पेंसिल में इन्वेस्ट किया वो आपकी एडिशन किया वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपको केवल और केवल फिक्स्ड एसेट यानी कि अपनी कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करना है। जैसे आप स्टॉक मार्केट से स्टॉक खरीद सकते हो, आप लैंड खरीद सकते हो, आप हाउस खरीद सकते हो, आप एक ऑफिस खरीद सकते हो, आप एक शॉप खरीद सकते हो। ये सब क्या होते हैं, ये सब फिक्स्ड एसेट होते हैं जिनके अंदर हमें अगर एडिशन करते हैं तो जितना वो एडिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैंने अपने लैंड को सेल कर दिया तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी। अगर मैंने अपनी लैंड को खरीद लिया, किसी और की लैंड को खरीद लिया, तो वो क्या हो गई, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, कैपिटल को सेल कर दिया, तो वो क्या हो गई, नेगेटिव इन्वेस्टमेंट हो गई। अब हमारे पास 2 टाइप की चीज़ें आती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंटरी एसेट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो चीज़ें जो कि कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आती है। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो कि फिक्स्ड एसेट के अंदर इंक्रीज होता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर हम अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो उसके क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, उसके रिजल्ट क्या होते हैं। राइज प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं आज 100 गुड्स बना पा रहा हूँ, कल को इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के बाद मैं 200 गुड्स बनाने लगूंगा, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जो मेरी आउटपुट निकल रही है, आज कितनी निकल रही थी 100, कल को कितनी निकलेगी 200, जो मेरी आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाई रेट ऑफ ग्रोथ, अगर जो मेरी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ को मुझे हाई करना है तो मुझे अपनी प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप चाइना का एग्जाम्पल लेते हो, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन करना ही तो स्टार्ट किया, तो उनकी ग्रोथ क्या हो गई, हाई हो गई। इसके बाद इन्वेंट्री एसेट, इन्वेंट्री एसेट यानी कि जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, फिनिश्ड गुड पड़े हुए हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स पड़े हुए हैं, रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री एसेट बोलते हैं। इसके सिग्निफिकेंस, सबसे पहला अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। देखो अगर आप देखोगे जो फिनिश्ड गुड है उसे बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है, इन्वेंट्री की जरूरत होती है। जैसे मोबाइल को बनाने के लिए मेरे पास एक प्रोसेसर चाहिए होगा, मदरबोर्ड चाहिए होगा, एक बॉडी चाहिए होगी, डिस्प्ले चाहिए होगी, कैमरा चाहिए होगा, बैटरी चाहिए होगी। मोबाइल को बनाने के लिए मुझे ये बहुत
बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे। तो फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल की सप्लाई चाहिए, और अगर मेरे पास रॉ मटेरियल पहले से है तो वो सप्लाई क्या हो जाएगी, अनइंटरप्टेड हो जाएगी, जब मेरे को चाहिएगा, जब मैं उसको ले सकता हूँ। इसके बाद अवॉइड डे टू डे परचेज, यानी कि ऐसा तो नहीं है सपोज आज मेरे को रॉ मटेरियल की जरूरत है मोबाइल बनाने के लिए, मैं मार्केट में गया खरीद के ले आया, कल जरूरत है मार्केट में गया खरीद के ले आया, डे टू डे परचेज तो मैं नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, अपने पास स्टॉक जमा करके रखना पड़ता है। इसीलिए इन्वेंट्री एसेट हमारे लिए क्या होती है, जरूरी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज मेरे पास एक मशीन है, अप्रैल 1 2020, ठीक है, अभी मैंने इस मशीन को 1 साल तक इससे क्या किया, प्रोडक्शन किया, क्या किया, इस मशीन से मैंने 1 साल तक प्रोडक्शन किया। ठीक है, अभी ये सेम मशीन 31 मार्च 2021, 1 साल तक मैंने क्या किया है, सेल किया है, अभी प्रोडक्शन किया है इस मशीन की हेल्प से। अभी मैं 31 मार्च को अगर इस मशीन को सेल करने निकलूंगा, क्या करूंगा, सेल करने निकलूंगा, सपोज ये मशीन 1 लाख की थी, तो क्या ये मशीन 1 लाख की सेल हो जाएगी? अगर स्टार्टिंग में 1 लाख की थी, पूरे साल मैंने इसको यूज़ किया, 1 साल बाद ये 1 लाख की सेल हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मशीन की अब वो वैल्यू नहीं रही जो कि साल के एंड में, साल के स्टार्टिंग में थी। क्यों नहीं रही वो वैल्यू? क्योंकि मैंने इससे प्रोडक्शन कर लिया, मैंने इसको यूज़ कर लिया। कहीं कहीं पे हमने देखा है कि अगर मैं आज मशीन खरीद के रख लेता हूँ, 10 साल बाद मैं उसको बेचने निकलूंगा, सेम वैल्यू में बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? क्योंकि वो रखी रखी भी थोड़ी थोड़ी अपने आप खराब हो जाती है। अगर मैं प्रोडक्शन कर लूँ तो वो खराब होगी ही होगी। अगर प्रोडक्शन नहीं करता तो भी ये चांसेस है कि वो मशीन क्या हो जाएगी, अपने आप से खराब होने लगेगी, थोड़ा थोड़ा जर वर उसके अंदर लग जाएगा। अब सपोज ये 1 लाख की तो नहीं बिकी, अब ये कितने की बिक जाएगी? मैंने बोला यार ये 90,000 की तो अभी भी बिक जाएगी, इतना दम इस मशीन में है। ये थी कितनी? 1 लाख की, बिक कितने की जाएगी? 90,000 की। तो अगर 1 लाख से 90,000 जाने में मैं बोलूँ तो कितने का माइनस हुआ? 10,000 रुपीज़ का माइनस हुआ। ये जो माइनस हुआ इसको हमने क्या बोला? डेप्रिसिएशन बोला। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक मशीन साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए की थी, साल के लास्ट में मैंने उसे पूरे साल यूज़ किया तो वो कितने की बची? 90,000 की बची। अब ये जो स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए की थी और ये जो 90,000 की बची, इन दोनों के बीच में क्या आया? 10,000 रुपए का डिफरेंस आया। ये 10,000 रुपए इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। अब ये जो 1 लाख में 10,000 हमने माइनस किया है 90,000 पहुंचने के लिए, उस 10,000 को हमने क्या बोला? डेप्रिसिएशन बोला। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखते हैं। मोनेटरी वैल्यू डिक्रीज ओवर टाइम। जो वैल्यू होती है, मोनेटरी वैल्यू होती है, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है ओवर एंड टाइम। क्यों होती है? वियर एंड टियर। हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें टूट फूट आ जाएगी, अगर हम उसे यूज भी नहीं करेंगे, रखेंगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ खराबी होती चली जाएगी, यानी कि ऑब्सोलेंस उसके अंदर हो जाएगा। डिक्रीज जो हुआ, जितनी भी वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई, उसको हमने क्या बोला? डेप्रिसिएशन बोला। अब डेप्रिसिएशन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड, एक नॉन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड यानी कि हमें पता है ये चीज़ होने वाली है। जैसे सपोज ये मेरे पास मशीन है और मुझे पता है अगर 1 साल तक मैं इसको यूज़ करूंगा ना तो इसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, तो इसको हमने क्या बोला? एक्सपेक्टेड बोला। और अगर मान लो मेरे जो गोडाउन है उसके अंदर क्या लग गई? फायर लग गई। क्या लग गई? फायर लग गई। ये जो मशीन थी ये जल गई, तो मुझे तो नहीं पता था भाई फायर लग जाएगी, जल जाएगी, पता होता तो मैं फायर को रोक ना लेता। तो ये क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड हो गया। मुझे पता था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ये हो गया एक्सपेक्टेड। और अचानक से फायर लग गई तो वो क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड हो गया। अब आप एक बार बताओ कि ये जो अचानक से फायर लगी है, सपोज ये जो फायर लगी है इसकी वजह से मशीन की वैल्यू 50,000 कम हो गई। कितनी हो गई? 50,000 कम हो गई। तो ये जो 50,000 हुआ, क्या ये भी डेप्रिसिएशन हुआ? ये जो 50,000 हुआ, क्या ये भी डेप्रिसिएशन हुआ? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यार इसके बारे में हमें नहीं पता था। डेप्रिसिएशन सिर्फ वो चीज़ होती है जिसके बारे में हमें पता होता है, जो कि एक्सपेक्टेड होती है। जैसे वैल्यू गिरेगी, ये एक्सपेक्टेड है, इसके लिए हमने डेप्रिसिएशन आज से बनाना स्टार्ट किया। लेकिन एक बार बताओ, ये फायर लग गई, ये तो मुझे अभी नहीं पता, तो इसके लिए थोड़ी ना मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, मैं तो उस चीज़ के लिए लगा रहा हूँ जो चीज़ मुझे पता है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हुआ लॉस। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला ये हुआ हमारा लॉस। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा लॉस। और जो एक्सपेक्टेड हुआ वो क्या हुआ? हमारा डेप्रिसिएशन। तो जो भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो हमेशा एक्सपेक्टेड चीज़ों पे लगाएंगे, उन चीज़ों पे लगाएंगे जिनके बारे में हमको पता है हाँ वो चीज़ें होने वाली है। कोई ऐसी चीज़ जो कि अचानक से हो जाएगी उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, और उसको हम, उसके अंदर जो लॉस होगा उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम नहीं देंगे। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? डेप्रिसिएशन हमेशा लगता है
एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए, यानी कि हमें पता है वैल्यू कम होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड के लिए हम डेप्रिसिएशन को यूज नहीं करते। ठीक है, अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखो सपोज आपके पास एक मशीन थी, साल के स्टार्टिंग में आपके पास एक मशीन थी, मशीन 1। इस मशीन की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़। क्या थी? इस मशीन की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़। ठीक है, साल के बीच में ना आपने एक और मशीन खरीद ली। आपने क्या कर लिया, ये साल का स्टार्टिंग है और ये साल का लास्ट है। अब साल के बीच में आपने क्या कर लिया, एक और मशीन खरीद ली। क्या कर ली? एक और मशीन खरीद ली। एक सेकेंड। साल के बीच में आपने एक और मशीन खरीद ली। वो मशीन थी ₹50,000 की। कितने की? ₹50,000 की। ठीक है, अभी एक बार बताओ, ये जो साल के स्टार्टिंग में मशीन है, इससे आप प्रोडक्शन करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रोडक्शन नहीं भी करते तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सपोज इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन था वो था 10,000 रुपये, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अभी आपके पास जो फाइनल आउटपुट बचा, जो आपकी फाइनल कैपिटल बची, जिसके अंदर की मशीन 1 आती है एंड मशीन 2 आती है, वो कितने की आपके पास बची है? 1,40,000 की। कितने की बची है? 1,40,000 की। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में थी ना, इसको हमने बोला ओपनिंग बैलेंस। ये हमारी देखो सबसे पहले तो मशीन क्या होती है? मशीन हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। अभी ये जो हमारी स्टार्टिंग में थी, ये क्या थी? हमारी मशीन क्या होती है? हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए था, इसको हमने क्या बोला? ओपनिंग बैलेंस। ये जो लास्ट में हमारे पास बचा, इसको हमने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद जो हमने उसमें ऐड किया है, उसको हमने क्या बोला? ग्रोस, ग्रोस एडिशन। इसके बाद जो हमने उसमें ऐड करके माइनस किया है, यानी कि ये पूरा का पूरा, इसको हमने क्या बोला? नेट। तो ग्रोस का मतलब क्या हुआ? ग्रोस का मतलब हुआ केवल और केवल एडिशन, यानी कि हमने उस चीज में कितना ऐड किया है। हमारी जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, उसका मतलब क्या हुआ? हमने इन्वेस्टमेंट में कितना ऐड किया है। और नेट का मतलब क्या हुआ? नेट का मतलब हुआ कि हमने कितना ऐड किया है और उसमें से कितना माइनस किया है, उसको हम बोलते हैं नेट। तो यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला भी आता है, नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट हमने कितना ऐड किया माइनस उसमें से कितना माइनस हुआ, उसको हमने क्या बोला? नेट। ग्रोस यानी कि हमने कितना ऐड किया, उसमें से माइनस अगर हम कर देंगे, जितना भी माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। तो ग्रोस नेट का मतलब क्या हुआ? नेट एडिशन टू एक्सिस्टिंग, यानी कि हमने ऐड करके माइनस करके कितना किया, और ग्रोस यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमने ऐड कितना किया। अब ये जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है, इसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, ये हमारी किसी तरीके से हेल्प करती है। जैसे कि अराइज इन कैपिटल, हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हायर हो जाती है, और उसकी वजह से हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी क्या हो जाती है? हायर हो जाती है, एक्सिलरेट हो जाती है। अब हमारे पास टॉपिक 4 आता है, स्टॉक और फ्लो। देखो किसी भी चीज को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक स्टॉक एक फ्लो। जैसे अगर मेरे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को मैं दो तरीके से मेजर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? दो तरीके से मेजर कर सकता हूं, एक स्टॉक और एक फ्लो। अब स्टॉक के अंदर उसके कैसे मेजर करूंगा और फ्लो के अंदर उसको मैं कैसे मेजर करूंगा? फ्लो के अंदर यानी कि उसको एक पीरियड में मेजर करना। जैसे लास्ट ईयर का मेरा प्रॉफिट कितना था? कितना? लास्ट ईयर का मेरा प्रॉफिट कितना था? अगर उस तरीके से मैं उसको मेजर कर रहा हूं, एक पीरियड में मैं उसको मेजर कर रहा हूं, तो मैं उसको किसके अंदर लिखूंगा? फ्लो के अंदर लिखूंगा। लेकिन अगर मैं केवल और केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्टॉक मेजर कर रहा हूं, यानी कि 1 घंटे का, 1 मिनट का, 1 दिन का, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि मैं उसे स्टॉक की तरह मेजर कर रहा हूं। कितने की तरह? स्टॉक की तरह मेजर कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल की तरह 26 जनवरी को मेरा स्टॉक, मेरा जो प्रॉफिट था वो कितना था, यानी कि एक दिन, एक पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा स्टॉक कितना था, मेरा प्रॉफिट कितना था, तो उसको मैं कैसे कर रहा हूं? स्टॉक की तरह मेजर कर रहा हूं। स्टॉक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, मेजर करना। और फ्लो का मतलब क्या होता है? एक पीरियड।
एक पीरियड में मेजर करना। फ्लो का मतलब यानी कि एक पीरियड में मेजर करना, और स्टॉक का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में मेजर करना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हमने क्या बोला, स्टॉक। और क्वांटिटेटिव मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड के अंदर, उसको हमने क्या बोला, फ्लो बोला। क्वेश्चन 1 हमारे पास आता है, स्टॉक का मतलब बताना है, बता देंगे। उसके बाद गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फ्लो। अब फ्लो का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में हमें उसे मेजर करना है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट मेजर कर सकते हो, आप पर्टिकुलर पीरियड में किसी भी इंसान की हेल्थ मेजर कर सकते हो कि कितनी बार कौन सी हेल्थ हुई या कौन सी उसको डिसीजेज आई, या फिर अलग अलग आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे एक साल में आपने कितना मिल्क कंज्यूम किया, हाउस होल्ड ने कितना मिल्क कंज्यूम किया। ऐसे वाले एग्जाम्पल्स आप खुद से बना के लिख सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक और फ्लो, स्टॉक और फ्लो के बीच में डेफिनेशंस डिफरेंस बतानी है। पहले स्टॉक की डेफिनेशन हम बता देंगे, उसके बाद फ्लो की डेफिनेशन बता देंगे। इनके दो एग्जांपल हम लिख देंगे। अभी टॉपिक 5 हमारे पास आता है, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो हम इकोनॉमी कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी के बेसिकली ना 4 पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। एक वो कंट्री, 3 पार्ट उस कंट्री के होते हैं जिस कंट्री में हम रहते हैं, यानी कि जिस कंट्री की हम इकोनॉमी निकाल रहे हैं। और एक पार्ट होता है आउटसाइड द कंट्री। एक क्या होता है, आउटसाइड द कंट्री। और 3 पार्ट्स क्या होते हैं, इनसाइड द कंट्री। सबसे पहले इन 3 पार्ट्स के हम डिवाइड करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है हाउस होल्ड। सबसे पहली क्या चीज होती है, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, वो आम पब्लिक, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जितने भी इस देश में लोग रह रहे हैं या फिर जितने भी इस कंट्री में लोग रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड बोलते हैं। इसके बाद प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन से होते हैं, इन हाउस होल्ड में से ही कुछ लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या हो गए, दूसरे पार्ट हो गए हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमी के। इसके बाद तीसरा पार्ट हमारे पास कौन सा आता है, तीसरा पार्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, हमारे कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करती है। तो ये भी क्या होती है, इकोनॉमी का पार्ट होती है। इसके बाद जो इंडिया, यानी कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री की, उस कंट्री को छोड़ के पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है, उसको हम क्या लिखते हैं, आउटसाइड द कंट्री, यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो हमने क्या देखा, हमने इकोनॉमी को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट हमारे पास आया हाउस होल्ड, यानी कि जो भी आम पब्लिक होती है। उसके बाद प्रोड्यूसर, जो कि गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। कुछ गुड्स और सर्विस को ये भी प्रोड्यूस करती है, और कुछ गुड्स और सर्विस को ये कंज्यूम भी करती है। और हमारी एक कंट्री को छोड़ दो तो पूरी दुनिया को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं, इकोनॉमी के 4 पार्ट होते हैं। बेसिकली इकोनॉमी के अंदर हम इन 4 पार्ट के अंदर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है इकोनॉमी को 4 पार्ट में डिवाइड करो, तो आप क्या बोलोगे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हमारी आम पब्लिक जो कि क्या करेगी, गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करेगी। उसके बाद प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे यूनिट्स को, यानी कि गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, वेलफेयर एजेंसी या फिर प्रोड्यूसर, कुछ गुड्स को ये प्रोड्यूस करेगी, कुछ गुड्स को ये कंज्यूम करेगी, और बाकी चीज क्या करेगी, वेलफेयर करेगी, पॉलिसीज बनाएगी हमारे लोगों के लिए। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि अगर हम एक कंट्री को छोड़ते हैं जिसकी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा पूरी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं। ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उन्हें सामान देना, उनसे सामान लेना, हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं सामान देने को, इंपोर्ट बोलते हैं सामान लेने को। अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या मतलब होती है, इसको भी देखते हैं। देखो सबसे पहले अभी अभी इससे पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो इकोनॉमी होती है उसके 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या, एक तो हाउस होल्ड होता है, उसके बाद जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं, उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो होती है, उसके बाद हमारे जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड होते हैं वो होते हैं। अभी ये जो आपकी गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ हाउस
हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ना है। तो हम क्या देखेंगे, हम ये सोच लेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ है। जब भी तो हम इसके बारे में सही से पढ़ पाएंगे। तो हमें ये अज्यूम करना है, हमें ये क्या करना है, अजम्पशन करनी है क्या, कि जो इकोनॉमी है उसके केवल और केवल दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, हाउस होल्ड, दूसरा क्या होता है, प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट हमारे लिए तो नहीं होती, असली में होती होगी, लेकिन हम अपने सिलेबस में क्या सोचेंगे कि गवर्नमेंट नहीं होती और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी नहीं होता। सबसे पहला टॉपिक क्लियर, ठीक है। अभी हम क्या रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हाउस होल्ड, यहाँ लिखते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर का काम क्या है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना। क्या काम है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अभी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए ना इसको कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इसको लैंड की ज़रूरत होगी। भाई ये ऐसे अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लैंड चाहिएगा, काम करने के लिए लेबर चाहिएगी, उसके लिए इसको मशीनें खरीदनी पड़ेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट चाहिएगी, यानी कि कैपिटल चाहिएगा। इसके बाद जो इन बिजनेसेस को चलाएंगे वो लोग कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स भी इनको चाहिएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या चाहिएगा, लैंड चाहिएगा अपने फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। उसके बाद इसको लेबर चाहिएगी काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट चाहिएगा यानी कि कैपिटल चाहिएगी, और लोग चाहिएंगे अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स चाहिएंगे। तो ये चार चीज़ें इसको सबसे पहले लगेंगी, जिससे कि ये क्या कर सके, गुड्स और सर्विस बना सके। इन चार चीज़ों को हमने एक नाम दिया, उसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। अब यार ये आप अगर देखो तो ये चारों चीज़ें चाहिए किसे, प्रोड्यूसर को चाहिए। और ये चारों चीज़ें है किसके पास, हाउस होल्ड। भाई हाउस होल्ड अपनी जो लैंड है उसे रेंट पे दे सकता है, और जो हाउस होल्ड के अंदर लोग हैं, लेबर, वही तो वहाँ पे जाके काम करेंगे। अभी मैं ही जाके तो कहीं ऑफिस में काम करूँगा, या मैं ही जाके तो कहीं प्रोडक्शन करूँगा, मैं ही एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं ही अपनी इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा। हाउस होल्ड के पास नहीं ये चारों चीज़ें होती है, लैंड होती है, लेबर होती है, हाउस होल्ड के अंदर से लोग जाते हैं काम करने, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, हाउस होल्ड के अंदर से ही वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को स्टार्ट करते हैं, और कैपिटल होती है, यानी कि हाउस होल्ड ही क्या करता है, एट द एंड इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड के पास ये चारों चीजें हैं। तो हाउस होल्ड क्या करता है, सबसे पहले ये चारों चीजें इसको देता है। हाउस होल्ड सबसे पहले ये फैक्टर सर्विसेज, यानी कि ये चारों चीजें क्या करता है, इसको देता है। उसको हमने क्या बोला, पहला पॉइंट बोला, यानी कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज किसे देगा, प्रोड्यूसर को देगा। अब प्रोड्यूसर इससे क्या करेगा, प्रोड्यूसर इससे गुड्स बनाएगा और सर्विसेज बनाएगा। क्या करेगा, गुड्स बनाएगा और सर्विसेज बनाएगा। अब हाउस होल्ड फ्री में तो देगा नहीं भाई, अगर उसने लैंड दिया है तो उसके लिए उसको रेंट चाहिएगा, अगर उसने लेबर दी है तो उसके लिए उसको वेजेस चाहिएंगे, सैलरीज चाहिएगी, अगर उसने कैपिटल दिया है तो कैपिटल के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। अगर एंटरप्रेन्योर की तरह वो काम करने आया है तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो उसको ये चार चीज़ें, इन चारों के बदले में कुछ चीज़ें उनको देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, हाउस होल्ड को देनी पड़ेगी। अब ये इनके बदले में हाउस होल्ड को क्या क्या देगा, लैंड के बदले में क्या देगा, रेंट देगा, लेबर के बदले में क्या देगा, वेजेस देगा, या फिर सैलरी देगा, ठीक है। कैपिटल के बदले में ये उनको क्या देगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देगा। एंटरप्रेन्योर्स को ये क्या देगा, प्रॉफिट देगा। तो ये चारों चीजें किसे देनी पड़ेगी, ये चारों चीजें प्रोड्यूसर को देनी पड़ेगी। किसको, हाउस होल्ड को। इसको हमने बोला सेकंड पॉइंट, और इन चारों का नाम हमने दिया फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या देता है प्रोड्यूसर, फैक्टर पेमेंट देता है। फिर से एक और बात देख लेते हैं, अभी तक हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने देखा इकोनॉमी के चार पार्ट होते हैं, हमने बोला दो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो हम सिर्फ दो पार्ट को के ऊपर ध्यान देंगे और मान लेंगे कि ये दो हमारी दुनिया में ही नहीं है। तो हमने दो किसे किसे चुना, एक हाउस होल्ड को, एक प्रोड्यूसर को, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर थे, ठीक है। अभी प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है। उसे प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, हाउस होल्ड से उन चीज़ों को लेता है, जैसे लैंड हो गया, जैसे लेबर हो गई, जैसे कैपिटल हो गया, जैसे एंटरप्रेन्योर्स हो गया। तो ये चारों चीज़ें उसको क्या करती है, उसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, फैक्टर सर्विसेज बोला, और हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को ये सारी चीज़ें देता है, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स और सर्विस इनसे बनाता है, लेकिन हाउस होल्ड ये चीज़ें फ्री में तो देने नहीं वाला, तो उसे क्या चाहिए, इन सब चीज़ों के बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे लैंड के बदले में उसको रेंट मिलता है, उसके बाद लेबर के बदले में उसको वेजेस और सैलरी मिलती है, कैपिटल यानी कि पैसे के बदले में उसको इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है।
है, तो ये सारी चीज़ें उसको बदले में उसके देनी पड़ती है। उसको हमने क्या बोला, फैक्टर पेमेंट बोला। फैक्टर सर्विसेज यानी कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को दे रहा है, फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, हाउस होल्ड को कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ है, जो इसने क्या किया है, इनसे गुड्स और सर्विस बना ली। गुड्स और सर्विस बना के अपनी जेब में रख लेगा क्या, नहीं रखेगा। इसको क्या करना है, गुड्स और सर्विस सेल करनी है। अब एक बात बताओ, हाउस होल्ड की तरफ यहाँ पे लोग हैं। अब हाउस होल्ड की तरफ सपोज मैं ऑफिस जाता हूँ, काम करके घर पे आ जाता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हो सकता हूँ, मैं एम्प्लॉय हो सकता हूँ, मैंने अपनी लैंड दी हुई है, क्या मेरी कुछ नीड नहीं है, मेरी कुछ वांट नहीं है, मुझे भी तो खाने के लिए खाना चाहिए, मुझे भी तो रहने के लिए घर चाहिए, मुझे भी पहनने के लिए कपड़े चाहिए, मुझे भी बाइक चाहिए, मुझे भी कार चाहिए। तो ह्यूमंस की भी कुछ नीड होती है, यानी कि हाउस होल्ड की भी क्या होती है, नीड होती है। ठीक है, वो नीड सेटिस्फाई कौन करता है, अरे यहाँ पे बने हुए तो रखे हैं गुड्स एंड सर्विस। प्रोड्यूसर क्या करेगा, कार बनाएगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, अलग अलग सर्विसेज देगा। वो सारी सर्विसेज किसको चाहिए, हाउस होल्ड को चाहिए, और देने के लिए कौन बैठा है, प्रोड्यूसर बैठा है। तो इन दोनों का भी मिलाव यहाँ पे करा देते हैं, यानी कि हाउस होल्ड को क्या चाहिए, अब गुड्स और सर्विस चाहिए। क्या चाहिए, गुड्स और सर्विस चाहिए, लेकिन उसके लिए हाउस होल्ड को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। भाई गुड्स और सर्विस तो फ्री में नहीं आने वाली, अब अगले को, प्रोड्यूसर को भी तो इन चीज़ों की पेमेंट करनी है ना, तो प्रोड्यूसर को भी पैसा चाहिए और हाउस होल्ड को भी पैसा देना है। अब हाउस होल्ड के पास पैसा कहाँ से आया है, अरे यार ये रेंट, वेजेस, सैलरी ये हाउस होल्ड ने कमाई तो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, हाउस होल्ड के पास पैसा आया है। अब हाउस होल्ड को अपनी नीड को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। उसके लिए हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड थोड़े से पैसे किसको दे देता है, थोड़े से नहीं, ये वाले जो पैसे हैं, ये पैसे किसको दे देता है, प्रोड्यूसर को दे देता है। क्या दे देता है, पैसे दे देता है प्रोड्यूसर को। उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। हाउस होल्ड क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्यों करेगा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इसीलिए करेगा, पहले हमने इसको बोला थर्ड पॉइंट। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्यों करेगा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इसीलिए करेगा क्योंकि इसके पास जो गुड्स और सर्विस है वो इसको चाहिए। जो गुड्स एंड सर्विसेज इसके पास है, प्रोड्यूसर के पास है, वो इसको चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे 4 पॉइंट पढ़े। मैं एक एक करके रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले तो इकोनॉमी में 4 पार्ट होते हैं, 2 हमने इग्नोर मार दिए, 2 हमने सोचा ये तो है ही नहीं, सिर्फ 2 के ऊपर ध्यान दिया। पहला हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ हुई है कि ये जो हाउस होल्ड है ना, इसके पास कुछ चीज़ें थी और प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि लैंड चाहिए था, लेबर चाहिए थी, कैपिटल चाहिए थी, एंटरप्रेन्योर चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें हाउस होल्ड ने इसको दे दी, उसको हमने बोला फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद फ्री में तो देगा नहीं, उसके बदले में कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी, तो इसने भी फैक्टर पेमेंट कर दी, रेंट दे दिया, वेजेस दे दिया, सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, ये सारी चीज़ें देती। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, अब इनके हुई खुजली कि यार हमारी नीड है, उसे सेटिस्फाई कराओ, गुड्स वाली सर्विस दो। तो इसने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, अभी उसको एक्सपेंडिचर क्या किया, इस पैसे को देने के लिए एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर यानी कि ये पैसा किसके पास किया, प्रोड्यूसर के पास किया, उसके बदले में प्रोड्यूसर ने इनको क्या दी, गुड्स और सर्विस दी। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका नाम हमने क्या दिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर आपसे कोई पूछता है क्या होती है, तो आप बताओगे सबसे पहले हम 2 चीज़ों को इग्नोर करेंगे, 2 को मान के चलेंगे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड को हम इधर रखेंगे, प्रोड्यूसर को इधर रखेंगे। प्रोड्यूसर को कुछ चीज़ें चाहिए बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, हाउस होल्ड इसको दे देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर सर्विसेज बोलेंगे। वो क्या होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अभी ये उसके बदले में क्या देगा, पैसे देगा, तो ये यहाँ से पैसे इसको दे देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। अब इसके क्या हो जाएगा, इसके पास पैसा आ जाएगा, इसके अंदर होगी खुजली कि भाई मेरे पास तो नीड है, मेरी तो नीड है, मुझे उसे सेटिस्फाई करना है इस पैसे से, तो इस पैसे को ये वापस देगा, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। उससे ये क्या लेगा, गुड्स और सर्विस वापस लेगा, उसको हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस। इसने क्या लिया, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड से क्या लिया, गुड्स एंड सर्विस ली। प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को क्या दी है, गुड्स एंड सर्विस दी है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम बोलते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, इस ग्राफ से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास हाउस होल्ड है और यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर है, यानी कि फर्म है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ क्या किया, सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी कि इसने
हाउस होल्ड ने इनको क्या दिया, सर्विसेज दी है, जैसे कि लैंड दी है, लेबर दी है, कैपिटल दिया, उंटर पेमेंट दिया, फ्री में दिया बिल्कुल भी नहीं दी। इनको भी बदले में कुछ चाहिए, क्या चाहिए, फैक्टर पेमेंट चाहिए, रेंट चाहिए, वेजेस चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अभी हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, इनके पास हो गई खुजली। अभी इन्होंने क्या करनी है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करना है, एक्सपेंडिचर करना है, किसके ऊपर, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। एक्सपेंडिचर ये करेंगे तो इनको बदले में क्या मिलेगा, सेल करेंगे, यानी कि गुड्स एंड सर्विस। इनको बदले में क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस मिलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे कि प्रोड्यूसर ने सेल की है गुड्स एंड सर्विस। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। अब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है ना, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, यानी कि हम इस पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा फेज ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, फेज ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला हमारे पास आया फेज ऑफ प्रोडक्शन। फेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सपोज हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूसर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड है। सब हाउस होल्ड सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज इनको देंगे, तो उस फेज को हम बोलेंगे फेज ऑफ प्रोडक्शन। अब यहीं से तो हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी ना भाई। प्रोड्यूसर ये क्या लेगा, सर्विसेज, यानी कि फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से अपने पास लेगा, तो उनसे क्या बनाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। तो इसको हमने क्या बोला, फेज ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा आता है फेज ऑफ इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन क्या होता है, फेज ऑफ इनकम जनरेशन। अब ये इनकम जनरेशन का फेज क्या होता है, अभी तक क्या हुआ है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, अभी तक क्या हुआ है, अभी तक इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दे दी। जब फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट ये किसे करेंगे, हाउस होल्ड को करेंगे। जब फैक्टर सर्विसेज की ये पेमेंट करेंगे हाउस होल्ड को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। यानी कि इसके अंदर क्या होगी, हाउस होल्ड की इनकम जनरेट होगी, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इनकम जनरेशन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन। सबसे पहला क्या था, फेज ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या हुआ, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी किसको, प्रोड्यूसर को। इसके बाद आया फेज ऑफ इनकम जनरेशन। इसके अंदर क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को पेमेंट किया, फैक्टर पेमेंट किया। क्यों, क्योंकि इसने इनसे सर्विस ली थी, तो फैक्टर पेमेंट तो इसको करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या हुआ, हाउस होल्ड की इनकम जनरेट हुई, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इनकम जनरेशन का फेज बोला। ठीक है, और लास्ट हमारा फेज आता है फेज ऑफ 1 सेकेंड, हाँ, फेज ऑफ डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक। फेज ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर क्या हुआ, हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दी थी, ठीक है। उसके बाद फैक्टर पेमेंट दी, जिसकी वजह से इनके पास पैसा आ गया। अब पैसा आ गया तो इनके अंदर भी तो खुजली होगी ना, ये क्या करेंगे, उसको एक्सपेंडिचर करेंगे, यानी कि उसके अंदर तीसरा पॉइंट ये ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर। अब तीसरे पॉइंट की वजह से इनको क्या मिलेगी, गुड्स एंड सर्विस मिलेगी, उसको हम बोलेंगे फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर ये ने गुड्स एंड सर्विसेज दी जाएगी। तो इस वाले पूरे पॉइंट को हम बोलेंगे फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके अंदर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। ये कोई भी याद करने की चीज़ नहीं है, आप इसको समझ सकते हो। सबसे पहला फेज़ क्या हुआ था, फेज़ ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर की प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फेज़ ऑफ इनकम जनरेशन, जिसके अंदर हाउस होल्ड की क्या हुई थी, इनकम हुई थी। इसके बाद फेज़ ऑफ एक्सपेंडिचर, इसके अंदर क्या हुआ था, हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया था, जिनकी वजह से उनको गुड्स एंड सर्विस मिली थी। तो ये 3 फेज़ भी आप समझ चुके हो, फेज़ ऑफ प्रोडक्शन, फेज़ ऑफ इनकम जनरेशन, फेज़ ऑफ डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास 2 फ्लो आते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या समझा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यही देख लेते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। देखो, जो रियल फ्लो होता है ना, सबसे पहले मनी फ्लो देखते हैं क्या होता है। मनी फ्लो वो होता है जिसके अंदर भी मनी फ्लो होती है।
अगर कहीं पर भी मनी फ्लो हो रही है यानी कि पैसा फ्लो हो रहा है तो उसको हम कहाँ डालेंगे, मनी फ्लो के अंदर। और कहीं भी मनी के अलावा कुछ भी फ्लो हो रहा है, मनी के अलावा अगर कुछ भी फ्लो हो रहा है तो उसको हम डालेंगे रियल फ्लो के अंदर। जैसे कि अगर हम अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चार्ट देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था, सबसे पहले हमें हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी थी, किसको, प्रोड्यूसर को। तो वहाँ पे पैसा फ्लो हुआ था, पैसा तो फ्लो नहीं हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज फ्लो हुई थी, फैक्टर सर्विसेज फ्लो हुई थी। यानी कि अगर हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर रखते हैं, यहाँ पे हाउस होल्ड रखते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने क्या दी थी, फैक्टर सर्विसेज दी थी। क्या दी थी, फैक्टर सर्विसेज दी थी। तो उसको हम कहाँ डालेंगे, रियल फ्लो के अंदर डालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो पैसा फ्लो हुई ही नहीं था। इसके बाद प्रोड्यूसर ने उसे पेमेंट किया था। पेमेंट कैसे करोगे, पैसों में ही तो करोगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा। क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा दूसरे पॉइंट के अंदर। तो इसके अंदर क्या फ्लो होगी, मनी फ्लो होगी। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट के अंदर क्या हुआ था, हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया था। हाउस होल्ड ने क्या किया था, एक्सपेंडिचर किया था। एक्सपेंडिचर के अंदर हम पैसे तो देते हैं, आप दुकान पे जाके एक्सपेंडिचर करते हो तो आप क्या देते हो, पैसा देते हो। तीसरे पॉइंट के अंदर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। ओके। इसके बाद लास्ट में क्या किया था उन्होंने, गुड्स एंड सर्विस दी थी। वहाँ पे कहीं पैसा आया था, गुड्स एंड सर्विस। आप सपोज आप किसी से मोबाइल लेके आ गए, आप बोलोगे मैं उससे पैसे लेके आ गया, अरे मोबाइल लेके आए हो ना, तो वहाँ पे तो कोई भी मनी फ्लो नहीं हुई। तो ये क्या हुआ, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड में गुड्स एंड सर्विसेज दी गई थी। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। इसको भी हम कहाँ डालेंगे, इसको भी हम डालेंगे रियल फ्लो के अंदर। तो ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं आपके नोट्स में से भी। हमारे पास कौन से फ्लो आते हैं, दो फ्लो आते हैं, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, वो वाला फ्लो जहाँ पे मनी फ्लो नहीं हो रही। मनी का मतलब क्या होता है, वो वाला फ्लो जहाँ पे मनी फ्लो हो रही है। रियल फ्लो का मतलब सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज सेल की, उसके बाद फैक्टर पेमेंट की, यहाँ तो मनी फ्लो हो गई तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। फिर एक्सपेंडिचर किया, यहाँ पे भी मनी फ्लो हो गई तो यहाँ पे भी क्रॉस लगा दिया। उसके बाद सेल की, यहाँ पे तो मनी फ्लो नहीं हुई तो उसको हमने राइट रख दिया। उसके बाद मनी फ्लो क्या होता है, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दी, मनी फ्लो हुई नहीं तो क्रॉस लगा दो। फैक्टर पेमेंट, पैसा फ्लो हुआ हाँ तो राइट लगा दो। एक्सपेंडिचर, पैसा फ्लो हुआ हाँ तो राइट लगा दो। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे तो पैसा फ्लो नहीं हुआ तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो। इसके बाद अजम्पशंस, मैंने आपको बताया था कि हम क्या मानेंगे, हमारे पास इकोनॉमी के चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड, उसके बाद प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हमारे दो चीज़ सिलेबस में नहीं है तो हम क्या मानेंगे, ये दो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। ये दो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। हम क्या करेंगे, केवल इन दो चीज़ों पे काम करेंगे। दो चीज़ों को हम अज्यूम करेंगे, इग्नोर करना कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़े तो हम क्या करेंगे कि दो सेक्टर हमारे इकोनॉमी के अंदर है ही नहीं। कौन से सेक्टर, सबसे पहला हाउस होल्ड है, सॉरी कौन से सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये इंडिया है, हमारे लिए डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या है, इंडिया की पूरी इकोनॉमी हमारे लिए डोमेस्टिक इकोनॉमी है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या है, हमारे लिए इंटरनेशनल इकोनॉमी है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास डोमेस्टिक इकोनॉमी है केवल और केवल, हमारे पास इंडियन इकोनॉमी है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है। तो ये क्या किया था, हमने अजम्पशन किया था कि हमारे पास रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है। उसके बाद नो गवर्नमेंट, हमारे पास गवर्नमेंट भी नहीं है, ये भी हमने अज्यूम किया था। तो हमारे तीन अजम्पशंस यहाँ से आते हैं। सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे पास हाउस होल्ड है और प्रोड्यूसर है। दूसरी अजम्पशन हमारे पास क्या आती है, ये हमारा अज्यूम करना कि हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है। और तीसरी अजम्पशन क्या आती है, हमारा ये अज्यूम करना कि हमारे पास केवल और केवल डोमेस्टिक इकोनॉमी है, यानी कि हमारे पास रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी नहीं है। तो यहां से हमारी तीन अजम्पशंस आ जाती है। और फोर्थ अजम्पशन, हाउस होल्ड स्पेंड एंटायर इनकम। हाउस होल्ड स्पेंड एंटायर इनकम का मतलब क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। पेज है क्या, नहीं है, हाँ यहाँ पे प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज, यहाँ पे फैक्टर पेमेंट। इसके बाद इनका क्या हो जाता है, पैसा आ जाता है इनके पास। सपोज इनके पास 100 लाख रुपीज़ आ गए, ठीक है, 100 लाख रुपीज़ आ गए, यानी कि 1 करोड़ रुपीज़ इनके पास आ गए। अब ये क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। कितना करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, इनके पास पैसा कितना है, पैसा तो 1,000 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लिख देता हूँ, आसान पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए। अब क्या ये सारे पैसे एक्सपेंडिचर में उड़ा देंगे या कुछ पैसे बचा के भी रखेंगे, मतलब कुछ सेविंग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमने दो इकोनॉमी को हटा दिया ना, तो हमारे पास पावर है कुछ भी अज्यूम करने की। तो हम यहाँ पे
अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि जो हाउस होल्ड है ना, वो जो अपनी इनकम उसकी हुई है वो सारी की सारी इनकम स्पेंड कर देगा। यानी कि अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए की कमाई हुई है तो वो पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए इस एक्सपेंडिचर वाले पॉइंट में स्पेंड कर देगा। यानी कि उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। क्यों होगा 1 करोड़? क्योंकि उससे उतनी ही इनकम हुई है। अगर यहाँ पे 2 करोड़ की इनकम उसको हुई होती तो वो क्या करता, 2 करोड़ रुपीज स्पेंड कर देता। 3 करोड़ की हुई होती तो 3 करोड़ स्पेंड कर देता। तो हम ये भी अज्यूम कर लेंगे कि जो हाउस होल्ड है, जो हमारा हाउस होल्ड है, उसकी जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी इनकम वो क्या कर देगा, स्पेंड कर देगा। यानी कि एंटायर इनकम स्पेंड कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमारी क्या क्या हेल्प होती है। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अभी हम चैप्टर 3 में और 4 में निकालना सीखेंगे कि नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, वो वाला चार्ट यूज होगा। वो कैसे यूज होगा, वो 3 और 4 चैप्टर की बात है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के चार्ट से। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारी कैसे हेल्प करता है, नेशनल इनकम निकालने में भी हमारी हेल्प करता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरियल इंडिपेंडेंस। यानी कि कैसे प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड है और कैसे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है। भाई अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आप देखो कि अगर यहाँ से हम प्रोड्यूसर हटा दे तो हाउस होल्ड सर्वाइव नहीं कर सकता। कैसे, हाउस होल्ड चीजें कैसे बनाएगा, नहीं बना सकता। हाउस होल्ड पैसे किसे देगा, पैसे कहाँ से कमाएगा, नहीं कमा सकता। तो ये हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है और प्रोड्यूसर क्या है, हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड है। ये भी हमें किसने बताया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक सिग्निफिकेंस हो गया। सिग्निफिकेंस का बेसिक मतलब होता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या अगर किसी भी चीज का हम सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं तो वो चीज हमारी कैसे हेल्प करती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारी दो चीज में हेल्प करता है। क्या क्या, सबसे पहली चीज में हेल्प करता है कि नेशनल इनकम हमें निकालने में हेल्प करता है, तीसरे और चौथे चैप्टर में हम देखेंगे। दूसरी हमारी हेल्प करता है कि कैसे कैसे अलग अलग सेक्टर जो है इकोनॉमी के, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड करते हैं। ये चीज भी हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पता चलती है। इसके बाद हमने इसके अजम्पशंस भी कुछ पढ़े थे। क्या क्या अजम्पशंस पढ़े थे, सबसे पहला अजम्पशंस हमने पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर है, पहला हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था हमारी जो इकोनॉमी में है वो क्या है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है। यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि ये तीसरी वाली जो हमने इग्नोर किया था उसके बारे में हमने क्या बोला कि डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारे पास है। हमारा क्या है, जो इकोनॉमी है उसके अंदर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है। और हमने एक और अजम्पशंस क्या ली थी, वो अजम्पशन ली थी कि ये जो गवर्नमेंट है ये भी क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए ये भी हमारी क्या हो गई, एक अजम्पशन हो गई। और लास्ट में फोर्थ अजम्पशन हमने क्या ली थी, वो थी जो हमारा हाउस होल्ड है वो जो अपनी इनकम है वो क्या कर देगा, सारी की सारी इनकम स्पेंड कर देगा। यानी कि एंटायर इनकम स्पेंड कर देगा। अगर वो 3 करोड़ रुपए यहां पे कमाता है तो वो सारे के सारे 3 करोड़ रुपए उड़ा देगा। अगर 5 करोड़ रुपए कमाता है तो 5 करोड़ रुपए उड़ा देगा। यानी कि हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड स्पेंड कर देगा अपनी एंटायर इनकम। जितनी भी वो पार्ट 2 में कमाएगा इतनी ही वो पार्ट 3 में उड़ा देगा। ठीक है, अभी आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ढंग से समझ आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सोम दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर इनकम। यानी कि अगर एक का एक्सपेंडिचर होगा तो दूसरे की इनकम होगी, दूसरे का एक्सपेंडिचर होगा तो एक की इनकम होगी। यही चीज तो हमने पढ़ी। ये चीज कैसे पढ़ी, देखो ये प्रोड्यूसर था और ये क्या था, हाउस होल्ड था। अब भाई हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने इसको फैक्टर सर्विसेज दी। ठीक है, उसके बाद इसने फैक्टर सर्विसेज की जगह क्या दिया, फैक्टर पेमेंट किया। अब एक बार बताओ, ये फैक्टर पेमेंट जो है, ये फैक्टर पेमेंट जो है ये प्रोड्यूसर के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। हाउस होल्ड के लिए क्या है, इनकम है। उसके बाद क्या किया, हाउस होल्ड ने तीसरे पॉइंट में एक्सपेंडिचर किया। क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। अब एक्सपेंडिचर का मेरे को बताओ, ये जो एक्सपेंडिचर है ये हाउस होल्ड के लिए क्या है, हाउस होल्ड के लिए तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए इनकम है। तो एक का एक्सपेंडिचर एक की इनकम, एक का एक्सपेंडिचर एक की इनकम। इस तरीके से क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वर्क करता है। डिफाइन रियल फ्लो, रियल फ्लो को हम डिफाइन कर देंगे। रियल फ्लो कौन सा होता है, मनी फ्लो वो होता है जिसके अंदर मनी फ्लो होती है। रियल फ्लो वो होता है जो कि मनी के अलावा अगर कुछ भी फ्लो होता है तो उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। एक्सप्लेन हाउ मनी फ्लो आर अपोजिट टू रियल फ्लो। सबसे पहले हम रियल फ्लो को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद मनी फ्लो को एक्सप्लेन करेंगे, फिर बताएंगे कि रियल फ्लो के अंदर मनी के अलावा सारी चीजें फ्लो होती है, इसीलिए ये डिफरेंट होता है मनी फ्लो से।